सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भुवनेशवंश। आज के हम अपनी कक्षा में रघुवीर सहाय द्वारा रचित दूसरी कविता दयावती का कुनबा की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम इस कविता का पाठ करते हैं। तत्पश्चात हम इसकी पंक्ति के साथ प्रसंग अनुसार व्याख्या करेंगे। यह कविता हमारे पंचम सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। अब इस घर में पुरुष कोई नहीं रह गया। यह एक लंबी कहानी है, वहाँ से शुरू करें जब इस सदी के आरंभ में दयावती घर से विदा हुई। हर पुत्री का अपना भाग्य है, मानकर पिता ने वर ले दिया। बोझ मिठा बाप का, जिसको संसार में कितने ही मोर्चे लड़ने थे। दयावती को उससे ज़्यादा लड़ने पड़े। तब से शुरू हुई दयावती की कथा। इच्छाएं दाबकर बदलकर स्वभाव को, जैसे ससुराल में पसंद था, रोगों को झेलकर दिखलाकर सगुन 4 बच्चे पैदा किए। कहा नहीं जा सकता क्यों पहले बेटे की बीवी ने 3 लड़कियां जनी, पर उसका आदमी पेट का मरीज था और बहुत चाय और सिगरेट पीते हुए अपनी मामूली तनख्वाह की शर्म से मुक्त रहा करता था। प्राकृतिक इलाज से इस गरीबी में असंभव था। महंगी दवाओं के विष से वह मर गया। विधवा कई बरस घुटकर धुएं में रसोई के चल बसी। दयावती को लगा कि घटनाएं तेजी से घटती हैं, जैसे कि पोतियां हो रही हैं बड़ी। दूसरे बेटे ने धौंस बड़े बाबू की सही, कामचोरों की अवजी करता सिर झुका इलाज के बगैर ही गुजर गया। तीसरा शादी के पहले ही घर से असंतुष्ट था, बीवी से बहस की और जहर खा लिया। यह सब संक्षेप में मैंने बताया है, क्योंकि दयावती की कहानी बहुत लंबी है। 1 साल पति की शुश्रूषा करते हुए कई बरस कम पड़ी औरत के, सीने पिरोने की मेहनत मजूरी के, लड़की को रोज़ी कमाने के लायक बनाने के। इसमें दामाद खोजने को भी जोड़ ले तो अंतिम सांस तक घिसटती दयावती दोनों विधवाओं को छोड़ गुजर जाती है। पोतियों की खबर हमको पता नहीं, वे अपनी दादी की तरह कहाँ बोझ कम करने के लिए विदा होती हैं। तो यह कविता रघुवीर सहाय ने स्त्री विमर्श करते हुए रची है, जिसमें वह समाज के अस्तित्व को दर्शाते हैं कि किस प्रकार एक महिला का जीवन, एक मध्यम वर्गीय महिला का जीवन पूर्ण कष्ट से भरा रहता है। इसको हम व्याख्यायित करेंगे। अब इस घर में पुरुष कोई नहीं रह गया। यहाँ पर रघुवीर सहाय दयावती एक स्त्री को प्रतीक के रूप में रखते हैं, जो कि एक नीचे वर्ग के समाज को उसका मार्मिक वर्णन करते हैं, मार्मिक यथार्थ दिखाते हैं कि किस प्रकार का हमारा समाज हो गया है। पंक्ति से शुरू करते हैं कि अब इस घर में, मतलब कि दयावती का जो कुनबा है अर्थात परिवार है, उसमें कोई भी पुरुष नहीं रह गया। क्यों इस परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है, इसी को एक कविता को एक कहानी के रूप में कविता को प्रकट किया है। रघुवीर सहाय कहते हैं यह एक लंबी कहानी है। वहाँ से शुरू करते हैं जब दयावती का विवाह हुआ था। तो दयावती अपने घर से जब विदा हुई थी, तो हर पुत्री का अपना भाग्य है। जो दयावती के पिता थे वह मानते थे कि हर पुत्री का अपना भाग्य होता है। इस प्रकार से वह उसके लिए उचित वर चुनकर उसे विदा कर देते हैं, कि यह मानते हुए कि पुत्री है, बेटी है, उसका अपना एक भाग्य होगा। अच्छा भी हो सकता है, वह बुरा भी हो सकता है। इस प्रकार
मानकर पिता ने वर ले दिया, बोझ मिटा बाप का जिसको संसार में कितने ही मोर्चे लड़ने थे। जो उस समय जो होता है कि लड़कियां ब्याही नहीं जा रही, बड़ी हो रही हैं, इनका विवाह कर दिया जाए, तो इस प्रकार के बोझ से, इस प्रकार के मोर्चे कितने ही उसके पिता को लड़ने पड़े होंगे। तो इस प्रकार से उसके पिता ने तो अपना बोझ मिटा दिया कि यह सोचकर कि भाग्य है इस पुत्री का अपना। लेकिन यह व्याख्यात करते हैं कि दयावती को अपने पिता से ज़्यादा मोर्चे लड़ने पड़े होंगे या लड़ने पड़ेंगे। तो क्या पता, यहाँ पर वो एक संदेह प्रकट करते कि दयावती को उससे ज़्यादा लड़ने पड़े। तब से शुरू हुई दयावती की कथा कि विवाह के बाद ही एक महिला का जो अस्तित्व है वह परिवार में घुलकर रह जाता है। तब से हुई दयावती की कथा की शुरुआत। इच्छाएं दाब कर बदल कर स्वभाव को, यदि कोई भी नई नवेली दुल्हन होती है, वह अपने नए परिवार में जाती है तो वह अपनी इच्छाओं को दबा लेती है और अपने एक नए परिवार के रहन सहन के मुताबिक खुद को ढालती है। इसी प्रकार से दयावती ने भी अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने स्वभाव को बदला। अपने ससुराल में जो पसंद था उन चीज़ों से वह अपने स्वाभाविकता में रही। रोगों को झेलकर दिखलाकर सगुन 4 बच्चे पैदा किए। कि जिस प्रकार से जब कोई भी स्त्री अपने 9 महीने गर्भ में एक शिशु को पालती, वो एक प्रकार से यदि कोई रोग भी हो तो फिर भी उनको सहकर एक माँ की उपाधि हासिल करती है। इसी प्रकार से दयावती ने भी अपने इन रोगों को झेलकर, सब कुछ सहकर, सब कुछ सही दिखाकर दूसरों को 4 बच्चे पैदा किए। कहा नहीं जा सकता क्यों पहले बेटे की बीवी ने 3 लड़कियां जनी। कि इस प्रकार से अब उनके 4 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से दयावती की एक पुत्री तथा 3 बेटे थे। यहाँ पर प्रश्नवाचक एक शैली का प्रयोग किया है रघुवीर सहाय ने कि कहा नहीं जा सकता कि क्यों पहले बेटे की बीवी थी जो उसने 3 लड़कियां पैदा की। यहाँ पर एक संदेह प्रकट होता है कि रघुवीर सहाय एक ऐसी बात कर रहे हैं कि एक 3 लड़कियां पैदा होना यहाँ पर एक किस प्रकार की बात है। लेकिन आगे कविता को अगर हम जानेंगे तो यह पंक्ति रघुवीर सहाय ने इसलिए लिखी है क्योंकि दयावती का जो पहला बेटा था उसकी 3 बेटियां हुई, अर्थात दयावती की 3 पोतियां। उसका जो बड़ा बेटा था उसका पेट खराब रहता था, पेट का मरीज़ था और बहुत चाय और सिगरेट पीते हुए अपनी मामूली सी तनख्वाह की शर्म से मुक्त रहा करता था। कि इसी प्रकार से जब उसने पता था कि उस दयावती का जो पहला बेटा है, जब उसकी पत्नी को मालूम था कि मेरा आदमी पेट का मरीज़ है, वो सिगरेट वगैरह बहुत पीता है या उसके जाने का अंतिम समय पास है, तो क्यों उसने 3 बेटियां जनी। यहाँ पर अलग संदर्भ में भी हम इसे रख सकते हैं व्याख्यायित करने के लिए। इसी प्रकार से दयावती की 3 पोतियाँ और उसका जो बड़ा बेटा था वो अपनी मामूली सी तनख्वाह की शर्म से चुप रहा करता था, अपना इलाज नहीं करवाता था। प्राकृतिक इलाज इस गरीबी में असंभव था कि उस मामूली सी तनख्वाह में एक सही और जो सही इलाज है, महंगी दवाओं का जो विष है, उससे वह मर गया। तो यहाँ पर दयावती का जो कुनबा है, पहली पंक्ति में लिखा है कि अब इस घर में कोई पुरुष नहीं रह गया। तो देखा जाए तो 4 पुरुष अभी मौजूद हैं, दयावती के 3 पुत्र तथा उसका पति। लेकिन पहली जो उसकी बहू है, दयावती का जो पहला बेटा है, वह अपनी इस मामूली सी तनख्वाह की शर्म से एक इलाज ना करवाने की वजह से, महंगी दवाओं के खर्च उठाने
उन खर्च ना उठा पाने की वजह से मर गया, इस संसार से विदा ले गया। विधवा कई बरस घुटकर धुएं में रसोई के, जो पहले बेटे की पत्नी थी, विधवा हो गई थी, वह भी कई बरसों तक रसोई के उस धुएं में घुटकर चल बसी। दयावती को लगा कि घटनाएं तेजी से घटती हैं। दयावती की अब 3 पोतियां थीं। उन 3 पोतियों की जिम्मेदारी भी दयावती के सर पर थी। फिलहाल अभी 2 पुत्र तथा पति का साथ था। दयावती को लगा कि घटनाएं तो तेजी से घटती हैं, जैसे कि पोतियां उसकी अब बड़ी हो रही थीं। दूसरे बेटे ने धौंस बड़े बाबू की सही, कामचोरों की एवज़ी करता सिर झुका इलाज के बगैर ही गुजर गया। यहाँ पर जो दूसरा पुत्र था, दूसरा बेटा था, वह अपने किसी कारणवश या कामचोर होने की वजह से पलायन कर गया और इलाज के बगैर ही वह गुजर गया। तीसरा, शादी से पहले जो तीसरा पुत्र, अब यहाँ पर 2 पुत्रों का बताया गया है कि निधन हो चुका है। पहला पुत्र जो बीमारी के कारण मर गया, दूसरा जो पलायन कर गया पलायन के कारण, अब तीसरा जो शादी के पहले ही असंतुष्ट रहा करता था अपने घर परिवार से, शादी के बाद वह अपनी बीवी से उसने अपनी बीवी से बहस की और जहर खा लिया। आत्महत्या कर इस जीवन से वह मुक्त हो गया और इस प्रकार से दयावती के परिवार में जो 3 पुत्र थे, इस तरह से विधि घटनाओं को तेजी से जो घटती हैं, उस प्रकार तीनों पुत्र उसके घर से चले गए। अब पहले पुत्र की जो पत्नी थी, वो कुछ साल तक तो इसी तरह से रसोई में काम करके अर्थात कुछ उसकी यादों को रखे हुए चल बसी। अपनी 3 पोतियों को छोड़ गई, अपनी 3 पुत्रियों को छोड़ गई। अब जो 2 पुत्र बचे हैं, उन 2 पुत्र बचे थे, वो भी किसी न किसी कारणवश से अपने परिवार को छोड़कर चले गए और इस प्रकार से उन दोनों की विधवाएं दयावती के साथ तथा 3 पोतियां हैं। यह सब मैंने संक्षेप में बताया है। यहाँ पर रघुवीर सहाय कहते हैं, यह सब तो मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है। दयावती की कहानी तो बहुत लंबी है। 1 साल पति की शुश्रूषा करते हुए, यहाँ पर दयावती कहती है कि उन घटनाओं के बाद 1 साल तक अपने पति की शुश्रूषा करते हुए अर्थात सेवा करते हुए कई बरस कम पड़ी औरत के सीने पिरोने की मेहनत मजूरी के, लड़की को रोज़ी कमाने के लायक बनाने के, कि 1 साल तक अपने पति की सेवा करते हुए और वह पति भी उसे छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि दयावती का जो कुनबा है, दयावती का जो परिवार है, उसमें अब कोई भी पुरुष नहीं रह पाया, नहीं है। आगे रघुवीर सहाय कहते हैं कि कई बरस कम पड़ी औरत के, कि वो समाज इस तरह का था, वह समाज जो एक पूरी तरह से जो उम्र का फासला होता है, उस प्रकार से विवाह को मंजूरी देता है। इसी प्रकार से कई बरस कम पड़ी औरत के, वह बहुत कम थी, बहुत साल छोटी थी अपने पति से। इसी प्रकार से सीने पिरोने की जो मेहनत है, उस मेहनत से उसे अपनी लड़की को रोज़ी कमाने के लायक बनाना है, कि वह जो दयावती की जो पुत्री है, वह अपने सीना पिरोने की मेहनत से अपनी पुत्री को कमाने के लायक बनाना चाहती है। और इसी सीना पिरोने की जो मजूरी है, इसमें ही उसे अपने दामाद को भी खोजना है। तो अंतिम सांस तक घिसटती दयावती, अपनी अंतिम सांस तक दयावती इस प्रकार से मेहनत करती है और
वह भी अपनी दोनों विधवाओं को छोड़कर चली जाती है। दयावती के जो 2 पुत्रों की 2 विधवाएं थी वह उन्हें छोड़कर भी चली जाती है। आगे रघुवीर सहाय कहते हैं, पोतियों की खबर हमको पता नहीं कि दयावती के कुनबे के बारे में हमने बात की थी, तो इससे आगे हमें नहीं मालूम कि उसकी पोतियों का क्या हुआ होगा। क्या पता वह भी अपने दादी की तरह ही किसी और का बोझ कम करने के लिए विदा हो गई हो, वह भी अपनी दादी की तरह किसी और घर में जाकर दयावती बन गई हो। तो इस प्रकार से रघुवीर सहाय अस्मिता मूलक समाज की और जो पुरुष प्रधान समाज था, स्त्री विमर्श की यहाँ पर बात करते हैं रघुवीर सहाय। सप्रसंग व्याख्या में यदि संदर्भ की बात करें तो लिख सकते हैं दयावती का कुनबा अर्थात दयावती का परिवार। कविता प्रमुख प्रयोगवादी कवि जो रघुवीर सहाय हैं उन्होंने रची है। प्रसंग में हम लिख सकते हैं दयावती का कुनबा कविता में रघुवीर सहाय ने एक स्त्री के लिए प्रतिनिधित्व रखकर ग्रामीण मध्यम वर्गीय कुनबे का यथार्थ चित्रण किया है। स्त्री विमर्श की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विशेष में बात करें तो सामाजिक अस्तित्व को दर्शाया है। स्त्री विमर्श की बात की है। तद्भव शैली का प्रयोग है। छंद लयात्मकता अलंकार योजना प्रमुखर है। जीवन का समाज की आम जनता का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनसे भी निचले हिस्से का यहाँ पर रघुवीर सहाय ने व्यक्तित्व पर अपनी कविता को साधा है। इस प्रकार से हमारी इस पाठ्यक्रम में दयावती का कुनबा रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता पूर्ण रूप से व्याख्यायित होती है। इसी तरह से हम आगे मिलेंगे अपने अन्य पाठ्यक्रम सामग्री के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।